आइए आज अगला टॉपिक देखते हैं प्राणी विज्ञान, जो कि अंग्रेजी में इसी को हम लोग एनिमल किंगडम कहते हैं। एनिमल किंगडम के बारे में पूरा वर्गीकरण हम जानेंगे। तो देख लेते हैं इसमें दिया गया है प्राणी विज्ञान होता क्या है। तो इसके अंतर्गत जंतु और उसके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के तहत किसके अध्ययन किया जाता है? तो यह जंतु तथा उसके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया गया इसमें पहला टॉपिक जो होता है जंतु का वर्गीकरण दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम दिया गया है। एनिमल किंगडम को हम इसमें विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है संसार का समस्त जंतु जगत को दो उप जगत में विभक्त किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसार के समस्त जंतु जगत को कितने भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो यह जो बांटा गया है दो भागों में बांटा गया है, जो कि कौन कौन सा था? एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। देखिए दो पार्ट कौन कौन सा है? तो एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी संघ जो होता है इसके तहत सिर्फ एक ही आता है, प्रोटोजोआ आता है। बाकी उसका तो बहुकोशिकीय जो होते हैं उसमें 9 संघों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। कौन कौन से? तो एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी, जो कि एक कोशिकीय में सिर्फ एक आता है, प्रोटोजोआ, जबकि बहुकोशिकीय प्राणी में 9 संघ आते हैं। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। स्टोरर और यूसीजन के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो देख लेते हैं। इधर दिया गया, देखिए मैप में एक बार समझा देते हैं एनिमल किंगडम को कैसे बांटा गया है। तो एनिमल किंगडम को एक कोशिकीय, जिसे हम लोग यूनिसेलुलर या यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं, फिर मल्टी सेलुलर जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बहुकोशिकीय प्राणी। तो इसके बारे में बांटा गया। तो यूनिसेलुलर में सिर्फ एक आता है, प्रोटोजोआ, जबकि मल्टी सेलुलर को हम लोग मेंटोजोआ कहते हैं, जो कि यह मेंटोजोआ भी दो भागों में बांटा गया है, एक इनवर्टिबल और एक वर्टिबल। जो कि इनवर्टिबल वो होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और वर्टिबल वो होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इनवर्टिबल में आता है, जो कि इनवर्टिबल में ये सब आते हैं और वर्टिबल में ये आते हैं। जो कि एनिमल उनमल जो है, जैसे वर्टिबल में फिश आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मेमेलिया आते हैं। उसके बाद अगर इनवर्टिबल देखा जाए तो इनवर्टिबल में सबसे पहले जो आता है वो पेरिफेरा आता है, फिर उसके बाद सिलिट्रेटा आता है, प्लेंटिमिथिस आता है, उसके बाद एस्केमिथिस आता है। ये सब जो होते हैं वो किस में आते हैं? तो ये इनवर्टिबल में आते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ प्रोटोजोआ का फिगर दिया गया। प्रोटोजोआ है, उसमें क्या क्या होता है? तो यह प्रोटोजोआ का ये आकृति है, जो कि इसमें जो बाहरी संरचना होती है उसे हम लोग सीलिया कहते हैं, और सीलिया के बाद जो होता है उसी को हम लोग पिलिकी कहते हैं। याद रखिएगा, पेलिसिया जो कहते हैं वो सीलिया के बाद होता है। उसके बाद देखिए यहाँ जो पार्ट दिया गया वो क्या है इसका? तो ओवेल ग्रोवन है। फिर यहाँ इसका जो पार्ट दिया गया वो दिया गया है बॉकल ओवरल्यूम दिया गया है। फिर यहाँ सेल माउथ दिया गया, देखिए इसका सेल माउथ, जो यहाँ माउथ होता है इस कोशिका का। फिर इसका यहाँ दिया गया जो एनल पोर दिया गया है, जिसे हम लोग साइटोप्रोटोक कहते हैं। फिर यहाँ फूड वैक्यूल्स दिया गया है। फिर यहाँ साइटोप्लाज्म दिया गया है। फिर यहाँ माइक्रोन्यूक्लियस दिया गया है, जो कि ये छोटा सा दिया गया वो माइक्रोन्यूक्लियस है। फिर यह रेडिएटिंग कैनाल दिया गया है। उसके बाद देखिए कैटरेंट वोल्को, इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी इसमें लेते हैं। तो आइए देखते हैं संघ जो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? इसका शरीर जो है केवल एक कोशिकीय होता है। याद रखिएगा, प्रोटोजोआ के शरीर कैसा होता है? तो केवल एक कोशिकीय होता है। इसके जीव द्रव जो होते हैं वह जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जीव द्रव कैसा होता है? तो इसमें एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। यह प्रचलन जो होता है पदाभों के द्वारा होता है, पक्षमों और कक्षाभों के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका प्रचलन कैसे होता है? तो प्रदाभों या पक्षामों या कक्षाभों के द्वारा होता है। फिर अगला दिया गया स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यह कैसे जीवी होते हैं? तो यह स्वतंत्र जीवी या परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। और सभी जैविक क्रिया जो होते हैं भोजन, पाचन और श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होता है। इस पूछ देगा क्वेश्चन कि इसकी जैविक क्रिया कैसे होती है? तो यह एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही सब होता है। अगला दिया गया है श्वसन और उत्सर्जन जो होता है कोशिका की सतह के विसरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका श्वसन कैसे होता है एवं उत्सर्जन कैसे होता है? यह कोशिका की सतह के विसरण के द्वारा होता है, जो कि प्रोटोजोआ एस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य से 30 से 40 वर्ष के लिए होता है, बना रहता है। अगला देखते हैं हम लोग पोरीफेरा। पेरीफेरा क्या होता है? तो देख लेते हैं। पोरीफेरा जो होता है या इसकी आकृति जो होता है यहाँ दिया गया, देखिए यहाँ दिया गया साइकोन, ये एक पेरीफोरा है। फिर यहाँ दिया गया स्पोन्गिलिया, ये भी है।
अगला यूसोप्यूंजिया जो कि ये भी है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है यह संघ पेरिफेरा देखते हैं। पेरिफेरा जो होता है यह संघ सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, जो कि अब हम लोग देख रहे हैं जो बहुकोशिकीय है मल्टी सेलुलर जो होते हैं उसके बारे में अब चर्चा करते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर का यह पहला पार्ट जो होता है पेरिफेरा होता है, जो कि इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिफेरा कहाँ पाए जाते हैं, यह सिर्फ नमकीन पानी में या खारे पानी में पाए जाते हैं। अगला दिया गया इसका लक्षण क्या होता है, तो इसका सबसे पहला लक्षण जो होता है बहुकोशिकीय जंतु होता है। अब हम लोग बहुकोशिकीय पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुकोशिकीय का लक्षण पाया जाता है, परंतु कोशिकीय नियमित ऊतकों का निर्मित नहीं होता है। यह तो बहुकोशिकीय है लेकिन कोशिका इसका नियमित ऊतक नियमित टिश्यू से तथा निर्मित नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया शरीर जो होता है इसका क्या होता है, तो शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इस पर क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं इसके शरीर में, और शरीर का एक गुहा पाई जाती है। इसमें इस शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम लोग स्पंज गुहा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, साइकन जो होता है वह कैसा जीव है, यह पोरिफेरा का है। फिर अगला दिया गया मायोनिया, अगला दिया गया स्पंज। ये सब तीनों जो एग्जाम्पल दिया गया वो किसका दिया गया है, यह जो दिया गया पोरिफेरा का दिया गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग सिरिट्रेटा संघ का। सिरिट्रेटा संघ में देखिए यहाँ दिया गया है, इसके संघ में एक हाइड्रा आता है, फिर जेली फिश आती है, फिर यहाँ दिया गया देखिए इसके बाद यहाँ अमीबा ओबिलियो दिया गया है। बाकी ये सब जो है सिलिंट्रेटा संघ का जंतु है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो सिलिंट्रेटा संघ जो होता है इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो इसका प्रमुख जो लक्षण होता है, सबसे बड़ा जो लक्षण होता है, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। यह जो होते हैं प्राणी जो होते हैं जलीय द्विस्तरीय होते हैं, याद रखिएगा। फिर इसका मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह एक संरचना पाई जाती है। यह क्या होता है कि इसका जहाँ मुख होता है, जैसे देखिए यहाँ मुख है, तो इसके चारों तरफ एक धागा की संरचना पाई जाती है। यह किस में पाया जाता है, तो यह सिलिंट्रेटा संघ में पाया जाता है, जो कि भोजन आदि पकड़ने में मदद करता है। वो जो बाहर धागा की तरह पाया जाता है वह किस में मदद करता है, तो भोजन उससे पकड़ने में मदद करता है। जैसे उदाहरण दिया गया हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोल, मूंगा, ये सब क्या है, तो यह सब सिलिंट्रेटा संघ के जंतु है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेंटीमेंथिस। प्लेंटीमेंथिस क्या होता है, तो टैप वार्म या लीवर फ्लॉग, जो हम लोग सुने हैं कि बच्चे में छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके आंत में या पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, तो प्लेंटीहेल्मिंथीज का एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम एक बार। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण जो होता है तीन स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होता है। इसमें तीन स्तरीय शरीर तो होता है लेकिन इसमें देह गुहा नहीं पाया जाता है। फिर अगला दिया गया पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होता है। यह क्या होता है, तो पृष्ठ आधार जो होता है इसका तल, पृष्ठ आधार तल जो होता है चपटा शरीर होता है। फिर पाचन तंत्र कैसा होता है, तो पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। फिर दिया गया उत्सर्जन जो होता है फ्लेम या कोशिका द्वारा होता है। फिर अगला दिया गया कंकाल, श्वसन अंग और परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। याद रखिएगा इसमें जो होता है कंकाल और श्वसन अंग और परिवहन अंग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। फिर यहाँ दिया गया उभय लिंगी जंतु है। क्वेश्चन पूछ देगा कि यह पेलेंथीमेंथीज जो होते हैं वह कैसे जंतु होते हैं, तो यह जो होते हैं उभय लिंगी जंतु होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है प्लेनेरिया जो दिया गया है, यह कैसे जंतु है, तो प्लेंथेनिमथीज है। फिर इधर लीवर फ्यूक दिया गया है, फिर अगर फीती कृमि दिया गया है, यह सब जो है प्लेंथेमिथीज है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है जो यह उदाहरण यह दिया गया है एस्केलमथीज का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए एस्केलमथीज जो होता है मेल में पाया जाता है, जो कि इसके बाद यह फीमेल है, इसमें सिलिंड्रिकल बॉडी पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ दिया गया है ये संघ एस्केमेथीज जो है इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो यह जो लक्षण होता है लंबे और बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा यह कैसे होते हैं, तो यह लंबे और बेलनाकार आकार के होते हैं जो कि अखंडित कृमि होते हैं, जो कि शरीर होता है द्विपार से सममित होते हैं, जो कि त्रिस्तरीय होते हैं। आहार नाल स्पर्श होता है, जिसका मुख तथा गुर्दा दोनों ही होते हैं। याद रखिएगा इसका मुख तथा गुर्दा दोनों होते हैं, जो कि परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते। इसमें क्या होता है कि इसका परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। यह उत्सर्जन के लिए क्या प्रयोग करता है, तो उत्सर्जन के लिए प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है, जो कि यह कैसा होता है, तो यह जीव जो होता है एक लिंगी जीव होता है। फिर अगला देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल जितने भी गोल कृमि जो होते हैं इसी के तहत आते हैं। जैसे दिया गया है एस्करिस, थ्रेड वर्म, बुचलेरिया, इसके द्वारा फ्लेरिया रोग होता है, जो कि बुचलेरिया जो कृमि होते हैं
इसी के तहत फ्लेरिया रोग फैलता है, जो कि देख लेते हैं यहाँ नोट करके दिया गया है। तो यह जो दिया गया है एंट्रोबियस जो दिया गया है पिनवर्म थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चे को गुदा में पाया जाता है, जो कि इसके बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है। इसमें क्या होता है कि यह जो पेट में पड़ जाते हैं इससे बच्चे को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगता है और उल्टी भी होने लगती है। कुछ सब बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर लेते हैं। तो यह किसके कारण होता है? तो एंट्रोबियस जो होता है, जो गोल कृमि होते हैं जो पेट में पड़ जाते हैं, तो ये होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो देखने वाले हैं संघ एनिलिडा देखने वाले। एनिलिडा संघ के बारे में हम लोग जानते हैं। अब एनिलिडा संघ में जो यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया एरफोडाइट, यहाँ लीच दिया गया है, यहाँ पेलुफिया दिया गया है। तो ये सब जितने होते हैं वह किसके संघ होते हैं? यह जो होते हैं एनिलिडा संघ के होते हैं। तो देख लेते हैं एनिलिडा में क्या क्या होता है। तो एनिलिडा में इसके बारे में प्रमुख लक्षण पढ़ते हैं। तो यह दिया गया है कि शरीर इसका लंबा होता है, पतला होता है और द्विपार्श्व से सममित और खंडों में बटा हुआ होता है। और इसका प्रचलन मुख्यतः कैसे होता है? तो इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है, जो कि इसका आहार नल कैसा होता है? तो आहार नल पूर्णतः विकसित होता है। फिर श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा ये करते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि एनिलिडा संघ के जंतु अपनी श्वसन कैसे करते हैं? यह जो श्वसन करते हैं यह अपनी त्वचा के द्वारा करते हैं। और कुछ जंतु कैसे करते हैं? तो कुछ जो होते हैं क्लोन के द्वारा करते हैं, जो कि इसकी रुधिर कैसा होता है, यह खून का रंग कैसा होता है, यह लाल होता है। जो कि तंत्रिका तंत्र साधारण होते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र ज़्यादा विकसित नहीं होता है, जो कि सिंपल साधारण होते हैं। इसका उत्सर्जन अंग क्या होता है? तो इसका उत्सर्जन अंग ब्रीकक, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, के रूप में होता है। तो ये पूछ सकता है कि एनिलिडा संघ में उत्सर्जन का अंग कौन सा होता है? तो ये भी होता है ब्रीकक होता है। अगला दिया गया एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। यह जो जीव होते हैं वह एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह एनिलिडा जो संघ होता है वो दोनों प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया यहाँ केचुआ, जोंक और नेरिस, ये सब एग्जाम्पल किसका है? यह जो है संघ एनिलिडा संघ के जंतु हैं। अगला देख लेते हैं, कुछ नोट करके दिया गया है। तो दिया है केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है केंचुओं में कितने जोड़ी हृदय पाया जाता है? तो यह 4 जोड़ी पाया जाता है, जो कि नेत्र नहीं होता है इसका। याद रखिएगा केंचुओं में नेत्र नहीं होता है। इसका जो जीव द्रव होता है इसमें होमोग्लोबिन विलयन होता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रकार है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें जो हम लोग तितली होती है, बटरफ्लाई या ल्यूकॉस्ट होते हैं, या और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ जैसे स्कॉर्पियन होते हैं या उसके बाद प्रावन होते हैं, ये सब किसके तहत आते हैं? तो यह सब आर्थ्रोपोडा के तहत आते हैं। तो आइए देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होता है इसका प्रमुख उदाहरण लक्षण क्या होता है? तो इसका प्रमुख लक्षण जो होता है शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। इसका शरीर कितने भागों में विभक्त होता है? तो 3 भागों में, जो कि सिर एक होता है, उसके बाद वक्ष होता है, उसके बाद उदर होता है। ये 3 भाग कौन कौन सा होता है? तो सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है, जो कि इसके पाद संधि युक्त होते हैं। याद रखिएगा इसके पाद संधि युक्त होते हैं, जो कि रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। इसका बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसमें ओपन पाया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया गया है इसके देह गुहा जो होते हैं होमोसील कहलाती है। इसमें जो देह गुहा पाई जाती है उसे हम लोग होमोसील कहते हैं। बाकी अगला दिया गया ट्रैकिया, गिल्स और ब्रूक लंग्स सामान्य तरह आधे श्वसन अंग होते हैं। इसमें श्वसन अंग क्या होता है? तो ट्रैकिया गिल्स होता है या बुक लंग्स होता है या सामान्य सतह जो होता है उसकी श्वसन अंग होता है, जो कि यह प्रायः कैसे होते हैं? तो यह प्रायः जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। यह जो जीव कैसे होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं, जो कि निषेचन शरीर के अंदर होता है। इनका निषेचन कहाँ होता है? तो शरीर के अंदर ही होता है। देख लेते हैं इसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में कौन कौन आते हैं? तो इसमें तिलचट्टा आते हैं, झींगा मछली आती है, फिर केकड़ा आते हैं, फिर खटमल आते हैं, फिर मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टीढ़ी, ये सब किसके तहत आते हैं? तो ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि कीटों में 6 पाद और 4 पंख होते हैं। या कीट जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? तो 6 पाद होते हैं, मतलब 6 पैर होते हैं और 4 उसके पंख होते हैं। फिर कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। यह अपवाद है, आर्थ्रोपोडा संघ का ये एक अपवाद है, जो कि इसके कॉकरोच में यह 13 कक्ष पाए जाते हैं हृदय में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। अगला दिया गया चींटी जो होती है एक सामाजिक जंतु होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा कीट है जो कि सामाजिक जंतु होता है? तो वह चींटी होती है, जो कि श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रम विभाजन कौन सा आर्थ्रोपोडा प्रदर्शित करता है? यह जो करता है चींटी करती है। फिर अगला जो है दीमक भी एक सामाजिक कीट है, जो कि
निवह में रहता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कहाँ रहता है, तो यह कॉलोनी बनाकर दीमक रहता है। अगला देखते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा के बाद अगला जो है इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा में जो आते हैं, देखिए यहाँ इकाइनोडर्मेटा स्टार फिश आते हैं इसके तहत, सी उर्चेलिन आते हैं, फिर सी कुकुम्बर आते हैं, फिर सी लिली जो होते हैं ये सब किसके तहत आते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा के तहत आते हैं। देख लेते हैं इकाइनोडर्मेटा का क्या लक्षण होता है। तो इकाइनोडर्मेटा में प्रमुख लक्षण जो होता है, सबसे पहला दिया गया संघ में सभी जंतु समुद्री होते हैं। ये जो जितने भी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत पाए जाते हैं वो सभी समुद्री होते हैं। अगला दिया गया जल संवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। फिर अगला दिया गया प्राचलन जो होता है, प्रचलन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद द्वारा होता है। याद रखिएगा इसमें भोजन ग्रहण करने हेतु प्रचलन कैसा होता है, तो नाल पाद द्वारा होता है, जो कि संवेदी अंग के कार्य करता है। यह जो कैसे कार्य करता है, यह संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। अगला दिया गया है तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इकाइनोडर्मेटा में तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क होता है वह विकसित नहीं होता है। फिर अगला दिया गया है पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता इसमें होती है। यह जो होते हैं यह पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता अपने अंदर रखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है जेली फिश, उसके बाद सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हैंग फिश, लेजर फिश, ब्रिटल स्टार, ये सब जितने भी दिया गया है यह क्या है, तो यह इकाइनोडर्मेटा है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन से हैं जो कि मछली नाम है लेकिन वो मछली नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल जितने भी दिए गए ये मछली के नाम से तो हैं, जैसे जेली फिश है, सेल फिश है, लेकिन ये क्या है, यह फिश नहीं हो गए, यह इकाइनोडर्मेटा संघ के आते हैं। तो यह याद रखिएगा, यह एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया यहाँ नोट करके दिया गया कि अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री आर्चिल में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है, तो ये समुद्री आर्चिल में पाई जाती है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो संघ होगा वो मोलस्का संघ होगा। मोलस्का संघ में जो होता है जितने भी ये बाहर से एक कवच के रूप में ऊपर से रहता है जिसके भी, वो किसके तहत आते हैं, तो ये मोलस्का संघ के आते हैं। तो यहाँ जितने भी दिया गया है उसके ऊपर से एक कवच के रूप में लगा हुआ है, तो ये किसके तहत आते हैं, तो ये सब जो है मोलस्का संघ के हैं। तो देख लेते हैं मोलस्का संघ के बारे में। तो यह जो संघ है इसका मुख्य लक्षण क्या है, तो शरीर 3 भागों में विभक्त है। इसमें क्या होता है, इसका शरीर जो होता है ये भी 3 विभागों में विभाजित होता है, जो कि इसका सिर होता है, अंतररांग होता है, उसके बाद पाद होता है। इसमें क्या होता है, सिर होता है, फिर अंतर्भाग कुछ होते हैं, फिर उसके बाद पैर होते हैं। फिर देख लेते हैं दिया गया इसमें श्वसन कैसे होता है, तो इसका श्वसन जो होता है गिल्स द्वारा होता है और टिनिडिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोलस्का संघ के जंतु जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, तो यह जो श्वसन करते हैं वो गिल्स या टिनिडिया के द्वारा करते हैं, जो कि इसके पास सदैव एक कवच होता है, जो कि इसके पास एक कवच हमेशा उपस्थित रहता है। आहार नाल जो होता है इसका पूर्ण विकसित होता है। यह जो होता है इसका आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। और रक्त जो होता है रंगहीन होता है। याद रखिएगा इसका रक्त जो होता है वो विदाउट या बिना रंग का होता है। फिर उत्सर्जन जो होता है वृक्कों द्वारा होता है। इसके में भी किडनी पाया जाता है उत्सर्जन के लिए, तो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो वृक्क के द्वारा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया घोंघा होता है, सीपिया होता है, फिर उसके बाद ऑक्टोपस होते हैं, फिर डोरिस होते हैं, फिर पायाल होते हैं, उसके बाद एप्लिसिया होते हैं। ये सब कौन होते हैं, तो यह सब जितने भी होते हैं यह मोलस्का संघ के जंतु होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं संकाटेडा। संकाटेडा के बारे में जानने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि वह कैसे होते हैं। यह जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, उसके बाद कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यह जो वार्म ब्लडेड होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, उसमें मेमल्स आते हैं और बर्ड्स आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ कोल्ड ब्लडेड में जगह रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियन आते हैं और फिश आते हैं। यह जो 5 प्रकार जो होते हैं यह किसके होते हैं, तो कार्डेटा का होते हैं। यह कार्डेटा के लक्षण जो है उसके बारे में हम फिर देखने वाले हैं। आइए इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले संकाटेडा। संकाटेडा जो है ये इसकी लक्षण क्या होता है, तो यह नोटोकार्ड उपस्थित होता है। यह क्या होता है, तो नोटोकार्ड उपस्थित होता है इसमें। इसमें क्लोन छिद्र अवयव पाए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, तो नलदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है, जो कि कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग किया गया है। तो इस 13 वर्ग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले संकाटोइडा के कुछ प्रमुख वर्ग दिया गया है। जैसे पहला दिया गया मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग जिसे हम लोग अंग्रेजी में पीसेज वर्ग कहते हैं, जिसका लक्षण क्या होता है,
यह सभी असमतापी जंतु होते हैं। यह कैसे होते हैं? तो यह असमतापी होते हैं, जो कि इसी को हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। जो कि यह हृदय द्वेष नमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। यह क्या करते हैं? तो यह शुद्ध रक्त को नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त को ही यह पंप करता है। फिर इसकी श्वसन क्रिया क्या होता है? तो श्वसन क्रिया जो होता है क्लोन के द्वारा पाया जाता है, गिल्स के द्वारा इन लोग श्वसन करते हैं। और यह जो होता है जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये जो जल में रहता है ऑक्सीजन, उसी को श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिया गया है कुछ मछलियों के कंकाल उपास्थि, जिसे हम लोग कार्टिलेज का बना होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें जो मत्स्य वर्ग के कंकाल किसके बने होते हैं? तो यह जो होते हैं, या कुछ मछलियों के कंकाल जो होते हैं उपास्थि के बने होते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। और यानी इनमें हड्डियां नहीं होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें हड्डी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। तो कुछ मछली जो है जिसमें सिर्फ उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। तो यह जो होती है कौन कौन सी मछली? तो शार्क हो जाएगी, एस्कोलियोडॉन जो हो जाएगी, इसमें कार्टिलेज सिर्फ पाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है मत्स्य वर्ग का, तो ये हो जाएगा रोहू, कतला तथा समुद्री घोड़ा है, जो ये सब की इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब मत्स्य का एग्जाम्पल है। अगला दिया गया है, कुछ नोट करके दिया गया है, तो मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीट भक्षी मछली कौन सी है? यह जो है गोम्बियसिया है। याद रखिएगा गैम्ब्यूसिया जो है यह मच्छरों का नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं एम्फीबियन वर्ग। एम्फीबियन वर्ग के लक्षण क्या होता है? यह जो होता है सभी प्राणी उभयचर होते हैं। इसके कैसे प्राणी होते हैं? तो यह जो होते हैं उभयचर होते हैं, जो कि ये असमतापी होते हैं। फिर यह जो होता है श्वसन जो होता है क्लोम के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा और फेफड़ा के द्वारा। यह जो इसका श्वसन क्रिया जो है यह 3 माध्यम से कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो यह क्लोम के द्वारा कर सकते हैं, फिर त्वचा के तहत कर सकते हैं और फेफड़े के द्वारा कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया है हृदय जो होता है 3 वेक्सीय होता है। यह इसके हृदय कितने चेंबर के होते हैं? तो 3 चेंबर के होते हैं, जो कि 2 आलिंद और 1 निलय होता है। इसमें 2 आलिंद पाया जाता है और 1 निलय पाया जाता है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मेढक है। इसका आंसर मेढक हो जाएगा। अगला देखिए, नोट करके कुछ दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है मेढकों का टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार किया होता है। यह पूछ देगा क्वेश्चन कि मेढकों का टटराहट जो होता है वास्तव में किसके लिए पुकार करता है? तो यह जो करता है मैथुन के लिए करता है। अगला देखते हैं, जो दिया गया है सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग क्या होता है? तो इसका प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। यह जो होता है वास्तविक स्थलीय कोशिकीय जंतु है। याद रखिएगा यह कैसे जंतु है? तो वास्तविक में यह स्थलीय कशेरुकी जंतु है, जो कि असमतापी जंतु होते हैं, जो कि इसमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। इसमें 2 जोड़ी क्या होते हैं? तो 2 जोड़ी पाद या पैर पाया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। याद रखिएगा इसका कंकाल कैसे होता है? तो पूर्णतः अस्थिल होते हैं, जो कि श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। याद रखिएगा इसका श्वसन कैसे होता है? तो फेफड़े के द्वारा होता है। इसके अंडे किसके बने होते हैं? तो इसके अंडे जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा सरीसृप वर्ग के जो अंडे होते हैं वह किस के कवच से ढके रहते हैं? तो यह जो ढके रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की कवच से ढके रहते हैं। अगला दिया गया, हृदय समानतः त्रिपक्षीय होता है। क्वेश्चन पूछ देगा हृदय कैसे होते हैं? तो त्रिपक्षीय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का हृदय जो होता है 4 कक्षीय होते हैं। अगला देख लेते हैं, उदाहरण दिया गया जैसे इसका छिपकली जो होते हैं, फिर सांप होते हैं, घड़ियाल होते हैं, कछुआ होते हैं, वो किसके तहत आते हैं? तो ये सब जो है सरीसृप के वर्ग के तहत आते हैं। अगला देख लेते हैं, कुछ नोट करके दिया गया है। तो दिया गया है मिसिजोनिक युग में रेप्टाइल का युग कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा रेप्टाइल का युग किसे कौन से युग को कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है मिसिजोनिक युग जो था वह रेप्टाइल का युग था। इसी युग में डायनासोर कहा जाता है। इसी युग को हम लोग और किस रूप में कहते हैं? तो डायनासोर का युग कहते हैं, जो कि इस समय डायनासोर पाया जाता था। अगला देख लेते हैं, दिया गया घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो एकमात्र सर्प जो है नागराज है, जिसे हम लोग किंग कोबरा कहते हैं। जिसका भोजन क्या होता है? तो भोजन होता है मुख्य रूप से अन्य सर्प को खा जाता है। यह याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया हेलोडर्मा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है। याद रखिएगा एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सा है? तो हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र बहुत जहरीली छिपकली है। फिर अगला दिया गया समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है। अगला दिया गया मेबुई बिल बनाने वाली छिपकली होती है, इसका प्रचलित नाम स्किंक है।
अगला दिया गया सांपों के विष ग्रंथियों स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों से सदृश होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सांपों का जो विष होता है वह कैसे निर्मित होता है। तो ये सांपों का विष जो होता है ग्रंथियों या स्तनधारियों के वसा या तेल ग्रंथियों के सदृश होता है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग क्या होता है, उसी को हम लोग एवस कहते हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण जो होता है अगला पाद उड़ने के लिए पंखों का रूपांतरित होता है। जैसे अगला इसका पैर जो होता है वह उड़ने के लिए पंख के रूप में बना हुआ रहता है। फिर इसका हृदय कैसे होते हैं, तो इसका हृदय जो होता है 4 वेक्सीय होते हैं। याद रखिएगा, इसका 4 चैम्बर वाले हृदय होते हैं, जो कि 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। याद रखिएगा, इसमें कितने आलिंद होते हैं, तो 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। फिर अगला दिया गया ये समतापी होते हैं तथा इसका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। इसका श्वसन अंग क्या होता है, तो इसका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। और ये कैसे जीव होते हैं, तो समतापी होते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया है कि इसका मूत्राशय जो होता है अनुपस्थित रहता है। इसमें जो होता है मूत्राशय नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है। यहाँ दिया गया शब्दानी। शब्दानी क्या होता है, श्रीनिक्स। तो यह पक्षी में वाक यंत्र होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पक्षी में वाक यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग श्रीनिक्स कहते हैं या शब्दानी कहते हैं। इसका अंग्रेजी टर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी अंग्रेजी टर्म ही पूछ दिया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है उदाहरण। उदाहरण में दिया गया कौ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। ये सब जितने हैं किसके तहत आते हैं, तो पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया गया त्रियुतम पक्षी कौन सी है, तो त्रियुतम पक्षी जो है आवाबिल है। फिर अगला दिया गया उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है, तो उड़ न सकने वाला पक्षी जो है कीवी और एमू है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है, तो यह जो हो जाएगा कीवी हो जाएगी और एमू हो जाएगा। फिर सबसे जीवित पक्षी कौन सी है, तो सबसे बड़े पक्षी जो है वह शुतुरमुर्ग पक्षी है। अगला देख लेते हैं, सबसे छोटी पक्षी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पक्षी जो होता है हमिंग बर्ड होती है। जो कि अगला दिया गया आर्कियोप्लेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जो कि सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी होता है। क्वेश्चन पूछ देगा सरीसृप तथा पक्षियों के बीच के योजक कड़ी कौन सा होता है, यह जो होता है आर्कियोप्लेरिक्स होता है। फिर अगला देख लेते हैं, पेंगुइन चिड़िया, जो कि पेंगुइन चिड़िया जो है अटलांटिका में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पेंगुइन जो चिड़िया है वह कहाँ पाई जाती है, यह जो पाई जाती है अंटार्कटिका में पाई जाती है। अब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो यह जो है अलीपुर कोलकाता में है। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। अगला देख लेते हैं हम लोग अस्तनी वर्ग के बारे में, मेमेलिया के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, देख लेते हैं। तो इसका प्रमुख लक्षण जो होता है, पहला दिया गया त्वचा का संवेदन ग्रंथि एवं तैलीय ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा वर्ग है जिसमें संवेद ग्रंथि या तेलीय ग्रंथि पाई जाती है, तो यह जो है मेमेलिया है या स्तन वर्ग है। जो कि ये सभी जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। यह कैसे जंतु होते हैं, तो यह उच्च तापी तथा नियत तापी दोनों होते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं, दिया गया है इसका हृदय जो होता है 4 वेसीय होता है। यह इसका हृदय कैसे होते हैं, तो 4 चैम्बर के बने होते हैं। इसके दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। क्वेश्चन ये भी होता है कि इसके दांत कितने बार निकलते हैं, तो यह दांत जो होते हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विआरदंती कहते हैं। इनके लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जो यह मेमेलिया या अस्तनी वर्ग जो होते हैं इसके में क्या होता है, तो इसमें लाल रुधिर कणिकाओं जो होती हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट और लामा को छोड़कर। ये अपवाद कौन से हैं, तो ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन ऐसे अस्तनी वर्ग हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है ऊंट में पाया जाता है और लामा में पाया जाता है। अगला दिया गया है बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। इसमें बाह्य कर्ण पिनिया जो होता है वह क्या होता है, तो वह उपस्थित होता है। अगला देख लेते हैं, वर्ग जो अस्तनी जो होते हैं 3 वर्गों में बांटा गया है। यह कितने वर्गों में बांटा गया है, तो यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला को कहते हैं प्रोथोथीरिया। याद रखिएगा, प्रोथोथीरिया जो पहला होता है जो कि सिर्फ अंडा देते हैं। जिसका एग्जाम्पल दिया गया है एकिडना और प्लेंटिपस। प्लेंटिपस और एकिडना ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं, यह डायरेक्ट बच्चे उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर अगला होता है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया क्या होता है, तो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से होते हैं जो कि अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, तो यह जो होते हैं मेटाथीरिया होते हैं। जो कि इसके एग्जाम्पल जो है यहाँ दिया गया है, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने की तरह छोड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया कंगारू जो होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर अगला है यूथीरिया। यूथीरिया जो होते हैं पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग यूथीरिया कहते हैं।
यह इसका एग्जाम्पल जो है मनुष्य है। फिर यहाँ दिया गया स्तनधारियों वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में होता है, जो कि औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्तनधारियों वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है, तो वह बकरी का होता है। फिर अगला दिया गया डक विल्ड प्लेंटिपस एकमात्र विषैली स्तनी है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से विषैली स्तनी है, यह जो है डक विल्ड प्लेंटिपस। अगला देख लेते हैं, दिया गया समुद्री व्हेल में लिम्ब और फीपर के परिकृष्ट होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा समुद्री व्हेल जो होती है उसमें लिम्ब और फ्लीपर में परिकृष्ट होता है। आइए देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू को शुरुआत करते हैं, एक एक करके इसका पार्ट पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्क्राइब उसको जो लिखा गया बुक में उसको देख लेंगे। तो दिया गया सबसे पहले इपिथेलियन टिश्यू। इपिथेलियन टिश्यू है, फिर यह कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मस्कुलर टिश्यू है, फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू है। तो इसके टिश्यू को जानने से पहले थोड़ा इसका फिगर देख लेते हैं। तो दिया गया इपिथेलियन टिश्यू जो कि इस प्रकार का होता है। फिर यहाँ दिया गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है इस प्रकार का होता है। फिर मस्कुलर टिश्यू जो कि यह इस प्रकार का होता है। फिर अगला दिया गया नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है इस प्रकार का होता है। तो इसका क्या काम होता है, यह इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं हम जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में। तो जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। यह 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा होता है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं, क्योंकि चारों को आपको बता दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला जो होता है उपकाल ऊतक, जिसे हम लोग इपिथेलियन कहते हैं। तो इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, हिंदी भी, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि अंग्रेजी ही दे देता है, तो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये एक अंग्रेजी इसका जो होता है इपिथेलियन टिश्यू होता है। ये जंतु में ऊतक जो होते हैं ये जंतु की बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र सतहों पर पाई जाती है। यह जो इपिथेलियन होता है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र सतहों में पाई जाती है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें किसका अभाव होता है, तो इसमें रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं वो उसकी अभाव होता है, जिसके कारण यह ऊतक की कोशिकाओं का पोषण और विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इपिथेलियन में पोषण और विसरण किसके माध्यम से होता है, तो यह जो होता है लसिका के द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाए जाते हैं, जैसे त्वचा के बाह्य सतह पर पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है, फेफड़े और वृक्क के चारों ओर तथा यकृत और जनन ग्रंथों के दीवार में पाई जाती है। जो कि यह ऊतक जो होता है यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि शरीर के चोटों को कौन सा ऊतक बचाता है। अगर चोट लगता है तो शरीर में कौन सा ऊतक हम लोग को सेफ करता है, तो वह जो करता है इपिथेलियन टिश्यू करता है। उसी को हिंदी में उपकाल ऊतक कहते हैं। नाम ही है उसका उपकार, इसी से उपकाल से वह उपकार करता है, हम लोग को एपिथेलियन करता है। याद करने का तरीका बताएं। अगला देख लेते हैं हम लोग संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक क्या होता है, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में कनेक्टिविटी टिश्यू कहते हैं। जो एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखे उसी को हम लोग संयोजिक ऊतक कहते हैं। यह ऊतक शरीर के सही अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिएगा, जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो संयोजिक ऊतक या कनेक्टिविटी टिश्यू करता है। जो कि तरल संयोजिक ऊतक क्या होता है, तो तरल यह एक होता है जो कि रक्त एवं लसिका जो है तरल संयोजिक ऊतक होते हैं, जो कि एक दूसरे से ब्लड और लसिका जो होते हैं जोड़ के रखते हैं। इस वजह से ब्लड भी जो होता है हम लोग के शरीर में कैसे काम करता है, तो यह तरल संयोजिक ऊतक के रूप में काम करता है। फिर अगला दिया है संवहन के कार्य में भी यह सहायता करता है। यह संवहन के रूप में ही कार्य करता है। यह ऊतक शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि शरीर को कौन से टिश्यू ताप क्रम को नियंत्रित करता है, तो यह जो करता है संयोजिक ऊतक ही करता है। अगला दिया गया मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों का कोशिकाओं में पूर्ति कराता है। यह भी कौन करता है, तो यह संयोजिक ऊतक करता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि नाभि रज्जुपॉड संयोजिक ऊतक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि नाभि रज्जुपॉड जो है वो कैसा ऊतक है, तो यह संयोजिक ऊतक है। जो कि अगला दिया गया प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजिक ऊतक में वसा संग्रहित होता है। फिर अगला देख लेते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक कैसा होता है, तो इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसे किस नाम से और जानते हैं, तो इसे हम लोग संकुचनशील ऊतक के रूप में जानते हैं। जो कि शरीर के सभी पेशीय इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। जो कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, तो अरेखित होती हैं, फिर रेखित होती हैं, उसके बाद हृदय श्रेणी होती हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरेखित। अरेखित क्या होता है,
यह पेशी ऊतक उन अंगों के दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करता है। जो अनैच्छिक रूप से गति करता है, आपकी इच्छा से नहीं, अपने आप से वो गति करता है, वो क्या होता है, तो वो अरेखित होता है। तो वो इसके जैसे एग्जाम्पल है आहार नाल, उसके बाद मलाशय, मूत्राशय और रक्त वाहिनी जो है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो अरेखित का ये सब एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं, दिया गया अरेखित पेशियां उन सभी अंगों को गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयमेव गति करती है। जो स्वयं से गति करती है उसी को नियंत्रित कौन करता है, तो वो अरेखित करता है। अगला है रेखित। रेखित किसको नियंत्रित करता है, तो यह जो होता है, यह पेशी शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करता है। जो आपको इच्छा अनुसार से गति करता है उसमें कौन सा पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है रेखित पाया जाता है। जो कि प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े रहते हैं। यही याद रखिएगा, टेंडन के रूप में कौन जुड़ा रहता है, तो टेंडन के रूप में अस्थियों को जोड़ने वाले जो होते हैं वो रेखित होते हैं, जो कि हमारे शरीर में हमारे हिसाब से काम जो करता है उसी को हम लोग उस किस कैटेगरी में रखते हैं, तो रेखित में रखते हैं। अगला देख लेते हैं हृदयक श्रेणी। हृदयक पेशी जो होता है, यह पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन प्रयत्न गति करती रहती है। संचरण की दृष्टि से यह रेखीय पेशीय ऊतक में मिलती जुलती रहती है। अगला देख लेते हैं, जो एक दिया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्हा की मांसपेशी जो है सबसे बड़ी मांसपेशी है। और वही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो सबसे छोटी मांसपेशी जो है एस्टेपिडियस है। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला पार्ट जो होता है तंत्रिका ऊतक होता है, नर्वस टिश्यू होता है। नर्वस टिश्यू जो होते हैं चेतना ऊतक भी कहते हैं, इसी को हम लोग चेतना ऊतक के नाम से जानते हैं। जो कि जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवों का तंत्रिका तंत्र किस ऊतक के बने होते हैं, यह जो बने होते हैं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। जो कि यह होते हैं जो दो विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं का बना होते हैं, जो कि तंत्रिका कोशिका और न्यूरोल्स का बना होता है। उसके बाद न्यूरेलिया का बना होता है। तंत्रिका कोशिका को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, और एक न्यूरोलिया जो होता है उसके बने होते हैं। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को संपूर्ण नियंत्रित करने वाला कौन सा ऊतक है, तो यह जो है तंत्रिका ऊतक है। अगला पॉइंट दिया गया है, न्यूरोग्लिया कोशिका मस्तिष्क के गुहा को आश्रित करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मस्तिष्क के गुहा को आश्रित कौन करता है, तो यह जो करता है न्यूरोग्लिया कोशिका करता है। अगला देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, जो कि दिया गया जन्म के बाद मानव में तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन ऐसा ऊतक है जिसमें जन्म के बाद उसमें विभाजन नहीं होता है, तो यह जो हो जाएगा, यह तंत्रिका ऊतक जो है उसमें कोशिका जो होते हैं उसमें विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग मानव रक्त के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो आइए फिगर में पहले उसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो दिया गया है यहाँ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। जो कि यह ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, तो यह जो होते हैं वाइट ब्लड सेल होते हैं, जिसको हम लोग WBC कहते हैं। फिर उसमें क्या एक पाया जाता है, तो तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और ये प्लाज्मा जो होते हैं उसी के अंदर एक प्लेटलेट पाया जाता है, जो कि डेंगू जो बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट की कमी होने लगता है। फिर यहाँ जो एक इसी में पाया जाता है RBC पाया जाता है, रेड ब्लड सेल पाया जाता है। तो इसके बारे में सबके बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मानव रक्त के बारे में। मानव रक्त कैसा होता है, यह जो रक्त होता है तरल संयोजिक ऊतक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्त कैसा होता है, तो यह जो होता है तरल संयोजिक ऊतक होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि मानव शरीर जो होता है इसमें रक्त की मात्रा जो होती है शरीर के भार के लगभग 7% होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर की भार जो होता है उसके कितने प्रतिशत खून होता है, तो यह जो होता है 7% होता है। अगला देख लेते हैं, रक्त एक क्षारीय विलयन होता है, जो कि जिसका pH मान 7.4 होता है। क्वेश्चन पूछ देगा इसका क्षारीय विलयन यह कैसा विलयन है, तो यह एक क्षारीय विलयन है और इसका pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कितना pH होता है, तो 7.4 होता है। अगला देख लेते हैं, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में
1.5 लीटर रक्त कम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसमें कम होता है, पुरुष में कि महिलाएं में, तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त कम होता है। फिर अगला देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया, रक्त 2 प्रकार के पदार्थों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो प्लाज्मा एक पाया जाता है, एक रुधिराणु पाया जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है यह रक्त का अजीवित तरल भाग है। क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त का प्लाज्मा कैसा भाग है, तो यह जो है अजीवित तरल भाग होता है, जो कि रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा का होता है, जो कि इसका 90% भाग किससे बने होते हैं, तो जल से बने होते हैं, और 7% किससे, तो 7% प्रोटीन का, और 0.9% लवण का, और 0.1% ग्लूकोज के बने होते हैं। बाकी शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक प्लाज्मा किसका निर्मित होता है, तो यह जो होते हैं जल के होते हैं, जो कि कितने प्रतिशत, तो 90%। अगला देख लेते हैं, प्लाज्मा का कार्य क्या है। यह पचे हुए भोजन और हार्मोन को शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लाज्मा का क्या मुख्य कार्य है, तो यह जो हम लोग खाना खाते हैं वो जब पच जाता है तो शरीर में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, या हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, यह कौन करता है, यह प्लाज्मा करता है। फिर अगला देखते हैं, दिया गया सेरम। सेरम क्या होता है, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजेनेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो उसी को हम लोग सेरम कहते हैं, जो कि शेष प्लाज्मा को हम लोग सेरम के नाम से जानते हैं। अगला देख लेते हैं, रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है, तो रुधिराणु जो होता है यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। यह कितने प्रतिशत होता है, तो रक्त का 40% भाग होता है, जो कि तीनों भागों में बांटा गया है। यह कितने भागों में बांटा गया, तो ये 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, तो लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, और रक्त विषाणु, जो उसके हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके तीनों के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पूछ देता है, इस वजह से बहुत यह इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका पहला पार्ट, लाल रक्त कण आरबीसी। आरबीसी के बारे में जानते हैं, इसका फुल नेम क्या होता है, तो रेड ब्लड कार्पोलेस होता है, जो कि इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं इराइथोसाइट्स के नाम से। अगला देख लेते हैं, इसका मुख्य पॉइंट क्या दिया गया, तो पॉइंट दिया गया, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होता है। क्वेश्चन पूछ देगा स्तनधारियों के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, तो यह जो होते हैं उभयावतल होते हैं। फिर इसमें जो केंद्रक नहीं होता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल रक्त कण में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो ये इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में 2 जीव ऐसे हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, वह है ऊंट है और लामा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ देता है, ऑप्शन दिया रहता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से किसमें केंद्रक पाया जाता है या किसमें नहीं पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो अपवाद जो है उसको याद रखिएगा, ऊंट होता है और लामा जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, दिया गया स्तनधारियों के आरबीसी केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, जो कि यह किससे बने होते हैं, तो यह प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण से सहायता होता है, जो कि देख लेते हैं, नोट करके दिया गया है। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूणावस्था में इसका निर्माण जो होता है यकृत और प्लीहा में होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है, तो यह जो होता है यकृत या प्लीहा में होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर आगे पूछने की भी संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितना इसका जीवन काल होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन का होता है। जो कि इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो इसकी मृत्यु यकृत या प्लीहा में होता है। याद रखिएगा, लीवर या स्प्लीन में इसका मृत्यु होता है। इसी वजह से हम लोग यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, या यकृत या प्लीहा को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया, इसमें होमोग्लोबिन होते हैं जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल रक्त होने का कारण क्या है, यह जो है होमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, जो कि यह जो है दिया गया है, ग्लोबिन जो होता है लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने से क्षमता रखता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल रक्त किसके कारण होता है, तो यह जो होता है होमोग्लोबिन के कारण होता है। ग्लोबिन जो होता है वह लौह युक्त प्रोटीन है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लोबिन जो होता है वह कैसा प्रोटीन है, यह जो प्रोटीन है लौह युक्त प्रोटीन है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया, होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है, तो होमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है हीमेटिन है। याद रखिएगा कौन सा है, तो ह्यूमेटिन है।
अगला देख लेते हैं अब आरबीसी। आरबीसी के बारे में जानते हैं कि उसका मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। मुख्य जो प्रमुख इसका कार्य है आरबीसी का, वह यही कार्य है कि हर जगह इसको ऑक्सीजन पहुंचाना पूरे शरीर में, और जहां भी ऑक्सीजन गया फिर वहां से CO2 के साथ में लेकर आना। अगला देख लेते हैं, दिया गया है होमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रंग हो जाता है। याद रखिएगा, इसमें अगर होमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो उससे कौन सी रोग होता है, तो यह जो होता है एनीमिया रोग होता है, यह रक्त क्षीणता रोग होता है। अगला देख लेते हैं, सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है, और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी 30% वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, या अब आगे भी पूछेगा। देख लेते हैं ये क्या दिया गया। तो सोते वक्त क्या होता है, तो आरबीसी में कमी आती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि सोते वक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ती है कि घटती है। तो क्या होता है इसमें, तो आरबीसी की मात्रा जो होती है कम हो जाती है। और जो इसमें क्या होता है, जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे 4200 मीटर की ऊंचाई पर जब होते हैं, तो आरबीसी में क्या होता है, तो 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी जो होता है संख्या जो होता है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीसी की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। यह जो किया जाता है हीमोसाइटोमीटर से प्रयोग ज्ञात किया जाता है। फिर देख लेते हैं, यहाँ नोट दिया गया है। तो नोट में दिया गया है थैलेसीमिया रोग के लाल रुधारी कण नहीं हो बनते हैं। याद रखिएगा, जब थैलेसीमिया रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल कैसे होते हैं, तो यह व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। उससे क्या क्या कहते हैं हम लोग, तो मोनोसाइट कहते हैं, ईसाइनोफिल कहते हैं, उसके बाद बाइसोफिल कहते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट कहते हैं, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये पांचों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दिया गया है श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेस, जो कि इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूकोसाइट क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट जो होता है व्हाइट ब्लड सेल होता है, ना कि आरबीसी होता है, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है वहाँ कंफ्यूजन होता है। तो ल्यूकोसाइट जो होता है आरबीसी नहीं होकर क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी होता है, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पुलेस कहते हैं। फिर इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आकार और रचना में यह अमीबा और के समान दिखाई देता है। इसका आकार कैसे होता है, यह एक अमीबा की तरह दिखता है, जो कि इसमें केंद्रक रहता है। क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूसी में क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण अस्थि माजा में ही होता है, जो कि लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका निर्माण श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। यह लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत में और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। यह बहुत छोटा काल के लिए बनता है, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। इसके बाद यह क्या होता है, तो मृत्यु जो होता है रक्त में ही हो जाता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है, तो इसका मृत्यु जो होता है रक्त में ही हो जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कि इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है इसका है कि यह शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाए रखे। अगला देख लेते हैं, दिया गया है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, तो एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिका है। यह कैसा है, तो एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल है, जो कि यह शरीर प्रतिरक्षी तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं, जो कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होता है, तो जिन्हें हम लोग बी कोशिका और टी कोशिका के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बी कोशिका और टी कोशिका किसका प्रकार है, तो यह जो प्रकार है लिम्फोसाइट का है। यह क्या होता है, तो यह दोनों कोशिकाएं जो होती हैं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। तो यह क्वेश्चन पूछ देगा, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं में और वयस्क अवस्थाओं में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है, जो कि ये दोनों कोशिका परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। फिर आगे दिया गया टी कोशिका कोशिकीय प्रतिरक्षा और बी कोशिकीय प्रतिरक्षीय की निर्माण करने में कार्य करता है। अगला देखते हैं, दिया गया डब्ल्यूसी के सबसे अधिक भाग जो होता है 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं द्वारा बना होता है। क्वेश्चन पूछ देगा
कि डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है, तो यह जो बना होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना हुआ था। सॉरी, पिछली बार बोलती थे कोशिकाएं, तो ये किसका बना होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना हुआ होता है। जो कि यह न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती हैं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है जो रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करता है, तो यह जो करता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती हैं रोगाणु और जीवाणु को भक्षण कर लेते हैं। अगला अब हम लोग देखते हैं रक्त विषाणु। रक्त विषाणु क्या होता है, तो इसी को हम अंग्रेजी में ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं थ्रोम्बोबाइसिलिट्स। याद रखिएगा इसे और क्या कहा जाता है, तो थ्रोम्बोबाइसिट्स जो होता है वह प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं, जो कि यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो यह जो है मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है, जो कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। याद रखिएगा कि केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता है। तो अभी तक जो हम ब्लड का रूप देखें उसमें किसमें केंद्रक पाया जाता है, तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी आरबीसी और प्लेटलेट में नहीं पाया जाता है। जिसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण जो होता है अस्थि माजा में ही होता है। निर्माण तो सबका अस्थि माजा में ही लगभग होता है, लेकिन ये केंद्रक जो होता है सिर्फ आरबीसी में नहीं पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। अगला है इसका जीवन काल जो है 3 से 5 दिन का होता है। याद रखिएगा इसका जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसका मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका भी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनने में मदद करना है। कभी भी हम लोग का कहीं कट उट या कुछ जाता है तो उसमें जो हेल्प करता है वो प्लेटलेट ही करता है। यह क्या होता है कि जब डेंगू की बीमारी होती है तो उसमें यह प्लेटलेट घटने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग के शरीर में कहीं कट जाता है तो ब्लड जो होता है क्लॉटिंग जब होने के बाद वो थक्का नहीं बन पाता है, जम नहीं पाता है। जैसे अगला पॉइंट देखिए दिया ही है कि डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट की कमी होने लगती है। अगला देखते हैं हम लोग रक्त का कार्य क्या है, तो रक्त का कार्य जो होता है शरीर के ताप का नियंत्रित तथा शरीर के रोगों को रक्षा करना होता है। फिर अगला दिया गया शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना होता है। फिर ये और क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाना भी यह क्या है, तो यह है प्लेटलेट का कार्य है। अगला देख लेते हैं दिया गया है O2 CO2 पचा हुआ भोजन और उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन को संवहन करना, यह किसका कार्य है, तो यह रक्त का कार्य है। फिर अगला दिया गया लैंगिक वर्ण में सहायता करना और अंगों में संयोजक स्थापित करना। फिर देख लेते हैं रक्त का थक्का बनना कैसे होता है, तो रक्त का जो थक्का बनता है वो देख लेते हैं। इसका एक दिया गया है प्रक्रिया कैसे थक्का बनता है। तो बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले होता है थेम्बोप्लास्टिन जो कि पैंथ्रोबिन के तहत और कैल्शियम के यह तीनों जब मिलती है तो क्या बनता है, तो थ्रोम्बिन बनता है। उसके बाद थ्रोम्बिन में फाइब्रोजेनम जो जुड़ता है फाइब्रोनोजेन, तो यह क्या होता है, तो यह फिब्रिन बन जाता है। फिर फिब्रिन उसके बाद रक्त रुधिराणु जब बनता है, ये दोनों जब ऐड होता है तो क्या हो जाता है, तो रक्त का थक्का बन जाता है। यह प्रक्रिया जो होता है रक्त का थक्का बनने में होता है, जो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, मैं भी पूछ सकता है। अगला देख लेते हैं दिया गया है रुधिर प्लाज्मा के प्रोथेम्बिन तथा फाइब्रोजेन के निर्माण किसके द्वारा होता है, तो यह यकृत में विटामिन के सहायता से होता है, जो कि विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। और समांतर रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। और रक्त के थक्का बनने के लिए क्या अनिवार्य है, तो अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोजेन है। याद रखिएगा फाइब्रियोजेन जो है रक्त के थक्का बनने में आवश्यक प्रोटीन है। अगला देख लेते हैं मनुष्य के रक्त वर्ग के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लड समूह की खोज किसने किए थे, तो यह जो खोज किए थे 1900 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने किए थे। अगला दिया गया इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर यही क्वेश्चन अगला दिया गया है कि मनुष्यों के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो लाल रक्त कण पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके कारण मनुष्य के खून में अलग अलग पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है लाल रक्त कण के द्वारा पाया जाता है, जो कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि एंटीजन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। अगला देख लेते हैं जो एंटीजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एंटीजन ए होते हैं, एंटीजन बी होते हैं।
जो कि एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के रुधिर वर्ग बांटा गया है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य वर्ग में कितने प्रकार के खून पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो एंटीजन ए वाले को कहा जाता है रुधिर वर्ग ए, ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है। फिर एंटीजन बी को कहा जाता है ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। फिर एंटीजन ए और बी जो होते हैं उसके हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। उसके बाद एंटीजन जो होता है जिसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है उससे हम लोग रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। तो ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो ए होते हैं, बी होते हैं, उसके बाद ए बी होता है, उसके बाद ओ होता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन ए जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। फिर एंटीजन बी जिसे पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। उसके बाद एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है उसे हम लोग एंटीजन ए और बी दोनों ए बी कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं। उसके बाद अगर किसी में एंटीजन पाया ही न जाता हो तो उसे हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, तो उसे हम लोग ओ ग्रुप में रखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीजन का वितरण कैसे होता है। तो यह जो दिया गया है, इधर दिया गया रुधिर वर्ग का एंटीजन दिया गया है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं में, और इधर दिया गया एंटीबॉडीज प्लाज्मा में दिया गया है। तो इसका क्या होता है, तो ए ग्रुप होता है, यहाँ दिया गया बी ग्रुप दिया गया, इधर ए बी दिया गया और ओ दिया गया है। तो ए में केवल ए पाया जाता है, बी में केवल बी पाया जाता है और ए बी में ए बी दोनों पाया जाता है, ओ में कोई नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी जो होते हैं ए में बी पाया जाता है और बी में केवल ए पाया जाता है। और ए बी में क्या होता है, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ओ में क्या पाया जाता है, तो ए और बी दोनों पाया जाता है। यह जो इंडिकेट होता है यह एंटीबॉडी स्मॉल लेटर से इंडिकेट होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, जो कि ऊपर में अभी दिखाया गया है। अगला देखते हैं रक्त का अभाव क्या होता है। रक्त के अभाव में क्या हो जाएगा, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए होता है जो कि स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं रख सकते हैं। ये क्या होता है कि एक साथ नहीं रहते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि ऐसा होने के आपस में मिलकर अत्यधिक या चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, तो रक्त जो हो गए नष्ट हो जाएंगे। इसे रक्त का क्या कहते हैं, तो इसे रक्त का हम लोग अभिश्लेषण कहते हैं। जो कि अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी को ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण न हो सके। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला देख लेते हैं, दिया गया रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है, तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि यह रक्त समूह जो होते हैं इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ देगा कि किस में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी जो नहीं पाया जाता है रक्त समूह ए बी जो है उसमें रक्त समूह एंटीबॉडी में नहीं पाया जाता है। लेकिन किस में जो होता है एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो रक्त समूह जो ओ है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ए को हम लोग सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जबकि ए बी को हम लोग सर्वग्राहक सबसे लेने वाला यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग आर एच तत्व क्या होता है। तो आर एच तत्व जो होता है सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और विनर के रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता चला। उन्हें हम लोग रिसस बंदर से एक तत्व पता लगा है जिसे हम लोग कहते हैं आर एच फैक्टर कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उसका रक्त जो होता है आर एच सहित पॉजिटिव कहलाता है, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, तो आर एच निगेटिव कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है रक्त आधान के समय आर एच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आर एच को आर एच का रक्त तथा आर एच जो होता है जिसमें पाया जाता है उसे आर एच प्लस कहते हैं, और एक रक्त जो होता है आर एच माइनस वाले को आर एच माइनस रक्त ही दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आर एच फैक्टर जो होते हैं आर एच प्लस वाले कैसे खून लेंगे, तो वो आर एच प्लस वाले ही लेंगे और माइनस वाले माइनस वाले ही लेते हैं। अगला दिया गया कि आर एच प्लस जो होता है रक्त वर्ग का एक रक्त आर एच माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार के रक्तदान किया गया तो क्या होगा कि अभिलेक्षण के कारण आर एच माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटनेस क्या होता है, तो देख लेते हैं। यह जो होता है फिटलेसी
या यदि पिता का रक्त RH प्लस हो, अगर पिता का रक्त RH प्लस हो और माता का रक्त जो है RH माइनस हो, तो जन्म लेने वाले शिशु के जन्म से पहले गर्भावस्था में ही जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाएगी। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।